भारत में नगरीय शासन, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट चैप्टर रह गया है। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड मैंने किए हैं चैनल पर, आपको कमेंट बॉक्स पर इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन करके होगा। और वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की 121.5 करोड़ की कुल जनसंख्या में से 37.70 करोड़ नगरों में रहती है। नगरों की जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। सन 1921 में 11.2 करोड़, 1941 में 13.9 करोड़, 1961 में 18 करोड़ लोग नगरों में रहते थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं इन आंकड़ों के जरिए कि नगरों की जो जनसंख्या है बढ़ती ही जा रही है। यह उस औद्योगिकरण का जिसके प्रति हम वचनबद्ध है अनिवार्य परिणाम है। ठीक है, औद्योगिकरण की वजह से नगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 100 वर्षों में देश में नगरों की संख्या में दुगने से अधिक तथा नगरीय जनसंख्या में 11 गुने से अधिक वृद्धि हो गई है। तेजी से बढ़ने वाले शहरों में बेंगलुरु काफ़ी आगे है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 4.20% है। इसके बाद दिल्ली 3.93%, पुणे 3.58%, मुंबई 3.31% शहर है। मुंबई कोलकाता की तुलना में अब बड़ा शहर हो गया है। कोलकाता की 1 करोड़ 41 लाख की जनसंख्या की अपेक्षा इसकी तुलना में मुंबई की जनसंख्या 1 करोड़ 84 लाख हो गई है और इसकी वृद्धि दर 12.05% है। नगरीकरण और औद्योगिकरण के विकास के साथ नगरीय शासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत के वर्तमान नगरीय शासन में नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिकाएँ, म्युनिसिपैलिटी, नगर क्षेत्र समितियाँ, टाउन एरिया कमिटीज़, अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, नोटिफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड आदि शामिल है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत विश्व के सबसे कम नगरीकरण वाले देशों की श्रेणी में आता है। यद्यपि शहरी जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। पिछले 60 वर्षों में 10 लाख से ऊपर वाले नगरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि पाई गई है। 1951 में जहां देश में कुल 5 नगर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर थी, वहीं 2001 में इनकी जनसंख्या 35 तथा 2011 में 53 हो गई, जबकि 1901 में ऐसा मात्र 1 नगर था। 53 बड़े शहरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 42.6% भाग केंद्रित है तथा प्रथम श्रेणी के फर्स्ट क्लास के शेष 458 शहरों में केवल 70% शहरी जनसंख्या निवास कर रही है। शेष बाकी जो है 30% शहरी जनसंख्या अन्य नगरों में विभाजित है, बटा हुआ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 37 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग, कुछ जनसंख्या का 31.2% शहरी क्षेत्र में रहते हैं। वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष 2030 तक इस संख्या के 57 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाने का अनुमान है। भारत के कुल घरेलू उत्पादन में शहरी क्षेत्र का योगदान 50 से 52% है। शहरी जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार टॉप 3 स्टेट है महाराष्ट्र 5.08 करोड़ एवं देश में 13.5% हिस्सेदारी, उत्तर प्रदेश 4.44 करोड़ एवं देश में 11.8% हिस्सेदारी तथा तमिलनाडु 3.49 करोड़ एवं देश में 9.3% हिस्सेदारी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के लिहाज से अस्तित्व में आ चुके 7,935 शहरों में से केवल 4,041 को वैधानिक तौर पर शहर की मान्यता है। बाकी वास्तव में है तो शहर, लेकिन वहाँ ना तो नगर पालिकाएँ हैं और ना ही शहर नियोजन की कोई प्रशासनिक व्यवस्थाएं। नगरीय स्थानीय सरकार ऐतिहासिक विकास, यानी नगरों में जो स्थानीय सरकार है उसका ऐतिहासिक विकास के बारे में आप अभी पढ़ने वाले हैं। अर्बन लोकल बॉडीज हिस्टोरिकल इवोल्यूशन।
भारत में नगर प्रशासन का अस्तित्व तथा विकास प्राचीन समय से है। मनुस्मृति, महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। किनका उल्लेख मिलता है? मनुस्मृति और महाभारत में भारत में नगरीय प्रशासन के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया कि मौर्यों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के लिए नगर प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य के नगरों और कस्बों के स्थानीय प्रशासन के बारे में सुस्पष्ट ब्यौरा मिलता है। मुस्लिम काल में नगर प्रशासन कोतवाल नामक अधिकारी द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। ठीक है, यानी मुगल काल में, मुस्लिम काल में नगर प्रशासन जो है कोतवाल नाम के ऑफिसर होता था, उसके द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। वह केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसके कार्य बहुत व्यापक थे, लेकिन मतलब बहुत सारे इसको काम मिलते थे, कार्य होते थे इसके। नगर में कानून और व्यवस्था, बाजारों पर नियंत्रण, अपराधों तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करना, वार्डों के अनुसार लोगों की पंजिका तथा गुप्तचर व्यवस्था आदि अनेक कार्य उसके सुपुर्द थे। इस प्रकार प्राचीन काल में नगर संस्थाएं सुनिश्चित कार्यों के साथ कार्यरत थी। ब्रिटिश सरकार के आने के बाद उन्होंने कई कारणों से शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन के विषय में सोचा। ऐसा करने में उन्होंने भारत में पहले से फेमस देसी संस्थाओं के ढांचे को अधिक अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1687 में चेन्नई शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की। सन 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किए गए। वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में 1870 के लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन के विकास में नई दृष्टि प्रदान की। भारत में नगर प्रशासन के विकास का दूसरा चरण 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव में सुस्पष्ट हुआ। जब लॉर्ड रिपन ने सन 1882 में व्यापक आधार पर नगर पालिकाओं का गठन किया, तो नगर पालिका सरकार के इतिहास में एक प्रभावकारी परिवर्तन आया। स्थानीय सरकार के इतिहास में अन्य महत्वपूर्ण चरण 1909 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट से प्रारंभ हुआ। इसने नगर अधिकारियों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ देने पर बल दिया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में एक भाग स्थानीय स्वायत्त सरकार के प्रसार से संबंधित था। अधिनियम की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी: गैर सरकारी अध्यक्ष के साथ निर्वाचित बहुमत, मताधिकार को बढ़ाना, कर लगाने की स्वतंत्रता। सिफारिशों के आधार पर 1920 से 1930 के दौरान नगर प्रशासन निर्वाचित अध्यक्ष के अधिकार में रहा, जो विचारात्मक तथा कार्यकारी दोनों कार्य करता था। परंतु इस अवधि में नागरिक प्रशासन सामान्यतः भ्रष्ट सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप 1930 के बाद विभिन्न प्रदेशों में कार्यकारी कार्यों को विधायी कार्यों से अलग करने के लिए अधिनियम पास किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नगर प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पिछले 2-3 दशकों के दौरान नगर संस्थाओं को नया प्रोत्साहन मिला। इसमें लोकतांत्रिक संविधान और वयस्क मताधिकार के प्रावधान के ढर्रे पर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों की प्रथा को समाप्त करके नगर संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया। अतः प्रशासन को चलाने के लिए नगर शासन में निर्वाचित सदस्यों को पर्याप्त शक्ति दी गई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने नगरीय स्थानीय शासन की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए अनेक समितियां एवं आयोग नियुक्त किए, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय इस प्रकार है। 1949 से 51 स्थानीय वित्त जांच समिति पी.के. वाटल, 1953 से 1954 कराधान जांच समिति जॉन नथाई, 1963 से 65 नगर पालिका कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए समिति नूरुद्दीन अहमद, 1963 से 66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति ए.पी. जैन, 1963 शहरी स्थानीय निकायों के वित्त आपूर्ति के लिए मंत्रियों की समिति रफीक जकारिया, 1965-66 नगरीय संस्थाओं के कार्मिकों की सेवा संबंधी शर्तों पर समिति,
1974 नगरीय प्रशासन के बजट सुधारों हेतु समिति गिरिजापति मुखर्जी। 1982 नगरीय स्थानीय संस्थाओं तथा नगर निगमों के संविधान, शक्तियाँ एवं विधियों के संबंध में अध्ययन समूह केएन सहाय। 1985 से 88 शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग सीएम कोरिया। इस तालिका में टेबल में भारत में शहरों की संख्या दी गई है। जनगणना का वर्ष 1951 में जो जनगणना हुई उसमें शहरी क्षेत्रों की संख्या 3065 और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 4 थी। 1961 में 2700 शहरी क्षेत्र थे और जिनमें से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे 6। 1971 में 3126 शहरी क्षेत्र थे जिनमें 9-10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरें थी। ठीक है। 1981 में 4029 शहरी क्षेत्र थे भारत में, जिनमें से 11 शहर जो थे उनमें 10 लाख से अधिक आबादी थी। 1991 में 4629 शहर थे जिनमें से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 23 थे। 2001 में 5161 शहरी क्षेत्र थी भारत में, जिनमें से 35 शहर में 10 लाख से अधिक आबादी थी। 2011 में 7935 शहरी क्षेत्र थे भारत में, जिनमें से 53 शहर ऐसे थे जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी थी। 1961 में शहरों की परिभाषा संबंधी परिवर्तन किए जाने के परिणाम स्वरूप शहरों नगरपालिकाओं की संख्या में कमी आई। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए 8 प्रकार की नगरीय संस्थाओं का गठन किया गया है। नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया समिति नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया समिति टाउन एरिया कमेटी और छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य अभिकरण स्पेशल पर्पस एजेंसी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नगरीय संस्थाओं का नया प्रतिमान। भाग 9 का अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 हा। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरों में भी लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि नगरों में स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की गई है, किंतु विभिन्न कारणों से वे कमज़ोर और प्रभावहीन हो गई थी। इनके चुनाव समय पर नहीं कराए जाते थे और अधिकांशतः वे निलंबित रहती थी और प्रशासकों द्वारा शासित होती थी। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 इन सब बातों को सुनिश्चित करने और इन संस्थाओं में नियमित चुनाव कराने आदि के लिए पारित किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है, जिसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर नगरपालिकाएं कानून बनाकर अपने नागरिकों के जीवन को सुखी बना सकती है। नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 था। यह उपबंधित करता है, अनुच्छेद 243 था कि इस भाग के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य में स्वायत्त निकायों का गठन इस निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा। किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत चाहे जो नाम हो, किसी लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद और किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम। नगर पंचायत की स्थापना ऐसे नगरों के लिए की जाएगी जो ग्रामीण से नगर में परिवर्तित होने की दशा में है। नगर परिषद छोटे नगरों के लिए बनाई जाएंगी और नगर निगम बड़े नगरों के लिए गठित किए जाएंगे, परंतु ऐसे नगर क्षेत्रों या उसके किसी भाग के लिए नगर पालिकाओं का गठन नहीं किया जाएगा जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र के आकार को और उस क्षेत्र में स्थापित किसी औद्योगिक संस्थान के द्वारा उपलब्ध की गई या प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं को या अन्य किसी बात को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है। लोक अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को एक औद्योगिक शहर के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संक्रमणशील लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जिसे किसी राज्य की सरकार उस क्षेत्र की जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृषि इतर क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व,
या ऐसी ही अन्य बातों जिसे वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे। नगर पालिका क्षेत्र से अर्थ नगर पालिका के ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाए। नगर पालिका से अर्थ ऐसे स्वायत्त शासन की संस्था से है जिसका गठन अनुच्छेद 243 था के अधीन किया जाता है। नगर पालिकाओं की संरचना अनुच्छेद 243 द यह कहता है कि खंड 2 में उपबंधित के सिवाय किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिसे वार्ड कहा जाएगा। खंड 2 के अधीन राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जिसे नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है। लोकसभा और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगर पालिका क्षेत्र पूर्णता या भागता आती है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो ऐसे नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत है। अनुच्छेद 243 घ के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों को, किंतु उपखंड 1 के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका में मत देने का अधिकार नहीं होगा। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिका के निर्वाचन की रीति विहित करेगा। वार्ड समितियों का गठन और संरचना ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जिन बातों की बाबत उपबंध करता है वे इस प्रकार है। वार्ड समिति की संरचना और उसका प्रादेशिक क्षेत्र, वह रीति जिससे किसी वार्ड समिति के स्थान भरे जाएंगे। प्रादेशिक वार्ड समिति के क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। खंड 3, जहाँ कोई वार्ड समिति एक वार्ड से मिलकर बनी है वहाँ नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, या जहाँ दो या अधिक वार्ड से मिलकर बनी है वहाँ नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य जो वार्ड समिति द्वारा निर्वाचित किया गया है उस समिति का अध्यक्ष होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों के गठन करने के लिए उपबंध करने से नहीं रोकेगा। स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। इसके अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात यथासाध्य नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल संख्या के अनुपात में होगी जो उस क्षेत्र में ऐसे वर्गों के सदस्यों की जनसंख्या के अनुपात में होगी, और ऐसे स्थानों को निर्वाचन क्षेत्रों नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम रोटेशन से आवंटित किया जाएगा। खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल है, स्त्रियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, और ऐसे स्थान नगर पालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। खंड 2 और 3 नगर पालिका के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किए जाएंगे जैसा कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करे। खंड 1 और 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्ष के पद का आरक्षण स्त्रियों के आरक्षण से भिन्न के लिए अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट 50 वर्ष की अवधि के अवसमान पर समाप्त हो जाएगा। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए किसी नगरपालिका ने
या उसमें अध्यक्षों के पद के लिए स्थानों का आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद में जनसंख्या शब्द से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेरित है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। कार्यकाल प्रत्येक नगर पालिका यदि तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी। अनुच्छेद 243 पा। परंतु विघटन के पूर्व नगरपालिका को उचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तत्सम प्रवृत्त विधि में किए गए किसी संशोधन का प्रभाव किसी स्तर पर किसी नगरपालिका के विघटित करने का नहीं होगा जो ऐसे संशोधन के पूर्व कार्य कर रही है जब तक कि खंड 1 के अधीन भी निर्दिष्ट अवधि का अवसान नहीं हो जाता है। किसी नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व करा लिया जाएगा और यदि कार्यकाल के पूर्व विघटित हो गई है तो विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा। परंतु यदि किसी विघटित नगरपालिका की शेष अवधि 6 मास से कम है जिस अवधि तक यह चलती है तो इस खंड के अधीन ऐसी नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। नगरपालिका के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई नगरपालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिस अवधि तक विघटित पंचायत खंड 1 के अधीन बनी रहती। यदि वह विघटित नहीं की जाती सदस्यता के लिए निरर्हताएं अनुच्छेद 243 भाग के अनुसार कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह होगा यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्ह है। यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन निरर्ह है परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्ह नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। यदि यह प्रश्न उठता है कि नगरपालिका का कोई सदस्य खंड 1 में वर्णित किसी निरर्हताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और ऐसी रीति से जैसा कि राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर उपबंधित करे। नगरपालिकाओं की शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व। नगरपालिकाओं की शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243 बा यह कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान विधि बनाकर नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में नगरपालिका को ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जैसी उनमें विनिर्दिष्ट की जाए अग्रलिखित बाबत उपबंध किए जा सकेंगे। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कार्यों को करना और ऐसी स्कीमों का क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है। ऐसी विधि द्वारा समितियों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दिए जा सकते हैं उनको प्रदत्त उत्तरदायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे जिसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध बातें भी हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन पर नगरपालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का सन्निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें और पुल, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति है हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता कम करना, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क उद्यान खेलों के मैदानों की व्यवस्था,
सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलू की अभिवृद्धि, शवगाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह, कांजी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है, लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और अन्य सुविधाएं और जन सुविधाएं हैं। वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। अब हम जानेंगे इसका निष्कर्ष। इस संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों में लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास यानी कोशिश किया गया है। यद्यपि नगरों में स्वायत्त संस्थाएं पूर्व में ही विद्यमान थी, लेकिन विभिन्न कारणों से वे कमजोर और प्रभावहीन हो गई थी। इनके चुनाव समय पर नहीं कराए जाते और अधिकांशतः वे निलंबित रहती थी और प्रशासकों द्वारा शासित होती थी। अब नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है ताकि उनके चुनाव ठीक समय पर कराए जा सके। नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपण की शक्ति और नगर पालिका की निधियाँ। अनुच्छेद 243 म के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जिन शक्तियों को प्रदान करता है वो इस प्रकार है। ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें कोई नगर पालिका समनुदेशित असाइन कर सकेगा। नगर पालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदानों के लिए उपबंध नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबंध जो उस विधि में निर्दिष्ट की जाए। वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 माह यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243 झा के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और अग्रलिखित के बारे में सिफारिशें राज्यपाल को देगा। उन सिद्धांतों की बाबत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे। ऐसे करो, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं और राज्यों के बीच वितरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच किए जाने हैं तथा सभी स्तरों पर ऐसे आगमों के संबद्ध अंशों का नगर पालिकाओं के बीच आवंटन। ऐसे करो, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो नगर पालिकाओं को समनुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय, किसी अन्य विषय की बाबत जो राज्यपाल द्वारा नगर पालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और इसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। नगर पालिकाओं के लेखाओं का संपरीक्षा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 या नगर पालिकाओं के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उसके सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 टा में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त सभी विषयों की बाबत उपबंध कर सकेगा। संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 या खा भाग 9 का के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू होंगे और उनमें लागू होने का उनका यह प्रभाव होगा मानो राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किए गए
संघ राज्य क्षेत्र के प्रति प्रशासक के प्रति निर्देश है और राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश उस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसमें विधानसभा है उस विधानसभा के प्रति निर्देश है, परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग 9 के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 या गा यह कहता है कि इस भाग के उपबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा परिषद के कार्यों और शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगा, किंतु यह अनुच्छेद संसद की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। खंड 3 यह कहता है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि बनाकर इस भाग के उपबंधों को खंड 1 में निर्मित अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और रूपांतरणों के साथ विस्तार कर सकती है। ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान को संशोधन करने वाली नहीं मानी जाएगी। जिला योजना के लिए समिति अनुच्छेद 243 या घ जिला योजना के लिए समिति की स्थापना का उपबंध करता है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर जिला योजना समितियों की संरचना और ऐसी समितियों के स्थानों के भरे जाने की रीति के लिए उपबंध करेगा, लेकिन ऐसी समिति के कुल सदस्यों में 1/4 जिले स्तर में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा और उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे। इन सदस्यों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों और नगर क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर ऐसी समिति को जिला योजना से संबंधित कार्यों के बाबत उपबंध कर सकता है वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना के प्रारूप तैयार करने में जिन बातों का ध्यान रखेगी वो इस प्रकार है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हित के विषय जिसके अंतर्गत स्थानिक योजना, स्पेशल प्लानिंग, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधनों में हिस्सा अब संरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है। उपलब्ध साधनों की सीमा और प्रकार चाहे वह वित्तीय हो या अन्य, ऐसी संस्थाओं से और संगठनों से सलाह करना जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा भी निर्दिष्ट करे। खंड 4 यह अपेक्षित करता है कि प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। महानगर योजना के लिए समिति अनुच्छेद 243 या ड़ संपूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास योजना प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर जिन बातों के बारे में उपबंध कर सकती है वे इस प्रकार है। महानगर योजना समिति की संरचना वह रीति जैसे ऐसी समितियों में स्थानों को भरा जाएगा, परंतु ऐसी समिति के कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों में से और उनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। इसका अनुपात उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार और ऐसे संगठन और संस्थाओं को प्रतिनिधित्व जो समितियों को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए आवश्यक माना जाए। महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय कोऑर्डिनेशन से संबंधित कार्यों को जो ऐसी समितियों को सौंपा जाए वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्षों को चुना जाएगा। प्रत्येक महानगर योजना समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय जिन विषयों पर ध्यान देगी वे इस प्रकार है। महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजना नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच
सामान्य हित की बातें जिनमें क्षेत्र के स्थानिक योजना में समन्वय, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित उद्देश्यों और प्राथमिकताओं, उन विनिधानों, इन्वेस्टमेंट की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने की संभावना है तथा अन्य उपलब्ध साधन, चाहे वे वित्तीय हो या अन्य, उन संगठनों और संस्थाओं से परामर्श करना जिसे राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। खंड 4 के अधीन नगरपालिका योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य को भेजेगा। महानगर क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है और जो एक या अधिक जिले और एक या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों का अन्य निकटस्थ क्षेत्र जिसे राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे। विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 या घ यह उपबंधित करता है कि इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत तब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता तब तक ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष का अवसान नहीं हो जाता या इनमें से जो भी पूर्वतर हो प्रवृत्ति बना रहेगा। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि उक्त संशोधन अधिनियम से पूर्व की नगरपालिका संबंधी विधियां तब तक लागू रहेंगी जब तक उन्हें विधानमंडल विधि द्वारा निरसित नहीं कर देता है या 1 वर्ष का समय समाप्त नहीं हो जाता है। यदि विधानमंडल विधि द्वारा निरसित नहीं करता है तो 1 वर्ष के बीतने पर स्वतः यानी खुद समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगरपालिकाएं उसके कार्यकाल की समाप्ति तक उस दशा में बनी रहेंगी जब तक कि उससे पूर्व उन्हें राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाता। इस प्रकार उक्त संशोधन के लागू होने से पूर्व गठित नगरपालिकाएं अपने कार्यकाल तक बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें विधानसभा द्वारा या विधानमंडल द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाता है। निर्वाचन के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 243 या 6 यह स्पष्ट रूप से उपबंधित करता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 243 या के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे क्षेत्रों में लिए स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की विधि मान्यता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। नगरपालिकाओं के किसी निर्वाचन को सिवाय राज्य विधानसभा द्वारा बनाई किसी विधि के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष और ऐसी रीति से जो ऐसी विधि में विहित की जाए चुनौती दी जा सकती है। नगरपालिकाओं के किसी निर्वाचन को केवल सक्षम प्राधिकारी के सक्षम चुनाव याचिका फाइल करके ही चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 280 का संशोधन। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 3 के पश्चात एक नया उपखंड गा जोड़ा गया है और विद्यमान गा अब घ उपखंड हो गया है। उपखंड गा यह उपबंधित करता है कि राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के साधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। नगरपालिकाओं को अनुच्छेद 243 बा के अधीन जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। दरअसल 20वीं सदी में पश्चिमी देशों की विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने अच्छी विकास दर के साथ तेज शहरीकरण का जो स्वाद चखा था वैसा ही कुछ आज भारत में हो रहा है।
वर्ष 2001 की जनगणना में शहरी जनसंख्या 27.81% थी, जो 2011 में 31.16% हो गई। यानी लोग गांवों से निकलकर बड़ी तेजी से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। शहरीकरण की एक वजह देश में कम उम्र वाले युवा कामगारों की बढ़ती संख्या भी है, जो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर रुख करती है। देश के नीति नियंताओं के सामने स्पष्ट संकेत है कि उन्हें उद्योगों और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर खास ध्यान देना होगा। लेकिन भारत के कई शहरों का बेतरतीब विकास हुआ और इस वजह से देश के सामने शहरीकरण की ऐसी कई चुनौतियां हैं। शहरों में बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी से साफ पता चलता है कि अधिकांश शहर सड़क, बिजली, पानी और सार्वजनिक परिवहन की समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए शहरों की योजना में बिजली, पानी की बचत, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना और सड़कों के बेहतर और बड़ी नेटवर्क का जाल बिछाकर कनेक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। सतत शहरी विकास की किसी भी नीति में समाज के सभी वर्गों की जरूरतों के मुताबिक आवास की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। लिहाजा समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित दाम के आवास के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन के विस्तार पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली सहित अधिकांश शहर अवैध बस्तियों की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत सरकार ने झुग्गी बस्तियों से मुक्त शहरों के विकास के लिए राजीव आवास योजना की शुरुआत की थी, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसमें अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज के तौर तरीके सवालों के घेरे में है। शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज के तौर तरीके सवालों के घेरे में है। गुड़गांव में नगर निगम में निर्वाचित प्रतिनिधि आ गए, लेकिन उनके पास कोई खास अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार भी यह मानती है कि सभी राज्यों में नगरपालिका की कार्यशैलियों में सुधार की जरूरत है। वह यह समझ चुकी है कि उसकी नीतियाँ बड़े और छोटे शहरों के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। छोटे शहरों के लिए उनसे अलग नीतियाँ बनानी होंगी। इसके अलावा बड़े शहरों और महानगरों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। आज शहरी भारत देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2/3 का योगदान देता है। इसलिए यह भी तय है कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा स्थिति में सुधार से भारत की ज़्यादा से ज़्यादा विकास के मौके मिलेंगे। शहरी आधारभूत संरचना पर आबादी के निरंतर बढ़ते हुए दबाव तथा पेयजल आपूर्ति, मल व्ययन, कचरा प्रबंधन तथा शहरी परिवहन सेवाओं में सुधार की जरूरत पर विशेष बल दिया गया है। इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली नगरीय संस्थाएं क्षमता और संसाधनों की कमी की विकट समस्या से जूझ रही है। नगरीय संस्थाओं की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। वित्तीय समस्या। स्थानीय संस्थाओं की सबसे अधिक कठिन समस्या वित्तीय अपर्याप्तता है, यानी धन की कमी। इसका कारण यह है कि इनके पास लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहीं है। स्थानीय वित्त की समस्या यह है कि नगरपालिका के पास अपने कार्य पूर्ण दक्षता से करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। नगरपालिका को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि पालिका कार्यों तथा स्रोतों को समकालिक होना चाहिए। यही कारण है कि स्थानीय वित्त जांच समिति 1950 को जो कार्य सौंपा गया था, उसमें यह विचार किया जाना था कि स्थानीय संस्थाओं को दिए गए कार्यों के लिए क्या वर्तमान स्रोत पर्याप्त है, तथा उन्हें यह भी विचार करना था कि अगर ऐसा ना हो तो इन्हें आय के और कौन से स्रोत दिए जाए। समिति ने कार्यों तथा स्रोतों के तारतम्य की महत्ता पर बल दिया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि वित्त कार्यों से संबंधित है, इसलिए आवश्यकता है कि जब कार्य स्थानीय संस्थाओं को दिए जाए तो यह भी विचार कर लिया जाए कि इन कार्यों को करने के लिए इन संस्थाओं के पास पर्याप्त साधन है या नहीं। यदि संस्थाओं के पास अपने कार्य पूरे करने के लिए पर्याप्त साधन ना हो तो उन्हें राज्य की सहायता पर निर्भर रहना होगा।
वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार पर अधिक निर्भरता स्थानीय संस्थाओं के महत्व तथा स्वतंत्रता को कम कर देगी। यदि स्थानीय संस्थाएं अपने कार्य क्षेत्र में स्वावलंबी होना चाहती है तो उनके पास अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने पर्याप्त साधन होने चाहिए। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन संस्थाओं के लिए पृथक से यानी अलग से वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य सरकारों पर इनकी निर्भरता कम होगी और वित्तीय स्वायत्तता के क्षेत्र विकसित होंगे। शहरीकरण। शहरीकरण क्या है? शहरीकरण एक जटिल विचार है। शहरीकरण के कई कारण हैं। औद्योगिकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शहरों की ओर स्थानांतरण शहरों की उन्नति को प्रभावित कर रहा है। लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरण परंपरागत शहरों के आकर्षण तत्वों तथा ग्रामों के यानी गाँव के निकासी तत्वों के कारण हो रहा है। जीविका के बजाय पर्याप्त मात्रा में रोजगार के सुअवसर तथा शहर के अन्य आकर्षण तत्व है। प्रचंड बेरोजगारी, कृषि का यंत्रीकरण तथा उत्पादन रोजगार का ना होना निकासी तत्व है। इन तत्वों के साथ संचार का भी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर स्थानांतरण में प्रोत्साहन देता है। फौलादी शहरों, अन्य औद्योगिक केंद्रों, बंदरगाहों तथा नए मुख्य शहरों का विकास पिछले दशक में शहरीकरण की एक विशेषता है। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभाव तथा विशेषता औद्योगिक विकास के कार्यक्रम शहरी विकास के हेतु है। भारत में आधुनिक शहरों की विकास गति उच्च है। शहरी स्थानीय संस्थाओं के समक्ष बहुत समस्याएं खड़ी करते हुए शहरीकरण तीव्रता से वृद्धि कर रहा है। नगर सरकारों द्वारा दी जाने वाली गुणात्मक तथा मात्रात्मक सेवाएं शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त या तुच्छ है। अधिक भीड़भाड़ वाले तत्वों तथा शहरों में गंदी बस्तियां, हिंसा, उपद्रव, अपराधों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों का केंद्र बन रही है। शहरी क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था की समस्या प्रायः कई बार गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसलिए 21वीं शताब्दी में शहरी स्थानीय संस्थाओं के लिए शहरीकरण की एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके उपाय शहरी सरकार के ढांचे के सुधारों द्वारा ही संभव है। अपशिष्ट प्रबंधन। शहरी उपेक्षा का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज कार्य क्षेत्र है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में शहरी नागरिकों द्वारा वार्षिक अनुमानित 6.2 करोड़ टन पालिका ठोस अपशिष्ट का सृजन किया जाता है, जिसमें से 80% से अधिक का निपटान शहरी निकायों द्वारा गैर स्वच्छतापूर्ण तरीके से कचरे के मैदानों में कर दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक समस्याएं पैदा हो जाती है। शहरी मिशन के अंतर्गत अपशिष्ट के बेहतर तरीके से निपटान की पीपीपी की कोशिशों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जटिलता में फंस जाने की खबर है। ऐसी खबरें कि हैदराबाद नगर पालिका आयुक्त ने स्वच्छता कर्मचारियों को कूड़े का ढेर साफ करने को कहा, जिसकी वजह से शहर में 1 महीने से बदबू आ रही थी। पुणे की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, जिसके पास प्रबंधन व्यवस्था में 2000 से अधिक कबाड़ी वालों को शामिल करने का अधिकार था, को राजनीतिक मतभेद के उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगभग 3 वर्षों से केरल की राजधानी में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर राजनीतिक मतभेद के कारण कुव्यवस्था का माहौल चढ़ा। कूड़े के जमा होने तथा लगातार बारिश से निपटान व्यवस्था के पंगु हो जाने के कारण राज्य की राजधानी कूड़ा शहर में तब्दील हो गई। इंगित करता है कि जहां तक इस बुनियादी मुद्दे के प्रबंधन का सवाल है, प्रणाली में कोई बहुत बड़ी खामी है। वे दिन गए जब इस विषय को केवल स्थानीय निकायों के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके लिए राज्य सरकारों को बेहद सक्रिय तरीके से आगे आना होगा, क्योंकि ये अपशिष्ट के एकत्र होने, निपटान की प्रौद्योगिक सामान्य निपटान संयंत्रों के लिए वित्त पोषण और जमीन भरने के स्थलों की पहचान करने के मुद्दे हैं, जिन पर राज्य सरकारों को सार्वजनिक पहल करने की जरूरत है और शून्य अपशिष्ट नगरों के लक्ष्य को हासिल करने में
स्थानीय निकायों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। अहमदाबाद भी एक ऐसा ही नगर है जिसके पास वर्ष 2031 तक शून्य अपशिष्ट नगर होने का एक रोड मैप है। बहुत कम भारतीय नगरों के पास पर्याप्त जलमल निपटान सुविधाएं हैं। इसके परिणाम स्वरूप बगैर निस्तारित जलमल का निपटान नदियों और खुले क्षेत्रों में कर दिया जाता है। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार नए प्रस्तावित 500 निवास कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक उप मिशन बनाए, जिससे कि कूड़ा मुक्त शहरों तथा नियमित आधार पर नगरों को स्वच्छ रखने के एजेंडा पर ध्यान दिया जा सके और स्थायी परिणाम सुनिश्चित हो सके। खुले में शौच से मुक्ति हमारे सभी नगरों का एक मुख्य लक्ष्य है, जिसे अर्जित करने की जरूरत है। इस ध्येय को वर्तमान सरकार के 2019 तक सभी के लिए शौचालय के मिशन लक्ष्य से भी उपयुक्त तरीके से फिर से बल मिला है। संक्षेप में, वित्तीय साधनों की कमी, निम्न वेतनमान, निकम्मा कर्मचारी वर्ग, राज्य सरकार का अतिशय हस्तक्षेप, राजनीतिज्ञों का आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप, व्यापक भ्रष्टाचार आदि नगरीय प्रशासन की कतिपय समस्याएं हैं। फ्रेडरिक विलियम विल्सन एक समय द पायोनियर के संपादक थे। 1929 में उन्होंने भारत के नगरीय स्थानीय प्रशासन के बारे में जो लिखा था वह आज भी महत्वपूर्ण है। यह असंभव है कि कोई व्यक्ति भारत की निर्वाचित नगर पालिकाओं, नगर निगमों तथा जिला परिषदों की दशा तथा स्थिति का सर्वेक्षण करे और उसके परिणामों से संतुष्ट हो जाए। इस समय भारत में नगरीय जीवन का जो रूप दृष्टिगत हो रहा है वह ऐसा नहीं है जिस पर भारतीय देशभक्त उचित गर्व कर सके। नगरों में जो समस्याएं या असुविधाएं होती है उनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। नगरों में समस्याएं अथवा असुविधाएं। शहरी सड़कों पर बेहद भीड़ है और वाहन यातायात के दबाव के कारण उनकी गुणवत्ता खराब हो गई है। सड़कों और गलियों की हालत बेहद खराब है। सड़कों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में बहुत भीड़ हो गई है। लगभग 21% शहरी जनसंख्या अवैध कॉलोनियों में रहती है, जहां पीने के पानी, स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, प्रारंभिक शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाएं अपर्याप्त हैं अथवा है ही नहीं। लगभग 40% घरों में पानी वाले शौचालय है, लेकिन सिर्फ 28% सीवेज से जुड़े हैं। नगर पालिका वाले केवल 60% कचरा उठाते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य शहरों में बृहद परिवहन व्यवस्था नहीं है। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों आदि में दाखिले की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।